गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अंशु जैन। आज वापस हमारे साथ सनी भाई हैं। सनी भाई के पिछले वेबिनार का बहुत बढ़िया रिस्पांस था। काफी क्लाइंट्स के फोन भी आए थे कि हम एक बार और सुनना चाहेंगे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ऑफ लेट मार्केट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और जैसा हमने रिसेंटली देखा है कि एसआईपी ऑर्डर बुक्स 10,000 करोड़ के पार हो गई है। तो जो एफआईआई का दबदबा रहता है मार्केट में कि 2,000 करोड़ या 1,500 करोड़ की भी सेलिंग करती थी एफआईआई, तो बाजार एकदम से मुंह के बल गिर जाता था। ऑफ लेट अगर एफआईआई के फिगर्स हम सेलिंग में देखें तो लगभग 1500-1700 करोड़ 2000 करोड़ तक के रहे हैं। लेकिन मार्केट्स में उतना पैनिक कभी नहीं रहा, क्योंकि एसआईपी ऑर्डर बुक जो 10,000 करोड़ की हुई है और जो लिक्विडिटी एक रिटेल इन्वेस्टर पंपिंग कर रहा है डायरेक्टली भी, वो मार्केट को बहुत कुशन दे रही है। तो हर डाउन साइड पे काफी अच्छे से बाइंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। और ऐसे सिनेरियो में जनरली जो टेक्निकल ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये पीरियड पैराडाइज होता है, जहां बड़ा पैसा बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हर ब्रेकआउट वायलेंटली वॉल्यूम्स के साथ आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज क्लियर नहीं होती है कि ब्रेकआउट को जज कैसे करें कि ये ब्रेकआउट वैलिड है या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या ये फेक ब्रेकआउट है जो हमको ट्रैप कर देगा। तो ब्रेकआउट एक ऐसी चीज है जो लेस देन 50% ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं वो आपकी कैपिटल को शॉर्टेस्ट ऑफ द पीरियड में बहुत बढ़िया से आपकी कैपिटल को अप्रिशिएट करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड करना अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, और उसमें भी ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग के थ्रू, इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के थ्रू ब्रेकआउट ट्रेड करना, ये एक और अलग ही लेवल की स्किल है जिसको मास्टर करने में थोड़ा समय लगता है। और अगर सनी भाई जैसे मास्टर ट्रेडर हमारे मेंटर बन जाए तो इस लर्निंग कर्व को हम बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना मैं सनी भाई को जानता हूँ, पिछले 10 साल से हमारी जान पहचान है और मैं रेगुलरली वो मेरी ग्रोथ देखते आ रहा हूँ और मैं उनकी ग्रोथ देखते आ रहा हूँ। सनी भाई किस तरह से धीरे धीरे करके ऑप्शंस में किस तरह से उनने अपनी एक्सपर्टीज हासिल की, और खास तौर पे ऑप्शंस पे ब्रेकआउट्स को किस तरह से ट्रेड करना है। तो आज सनी भाई हमारे साथ वही चीज शेयर करेंगे। वेलकम सनी भाई, आपका स्वागत है एंड इट विल बी ऑल ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अंशुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी और लक्ष्मी श्री ब्रोकर की पूरी टीम को कि दोबारा मौका देने के लिए और रिटेल निवेशक और रिटेल ट्रेडर से कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आपके बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालने के लिए और कुछ नई चीज को जानने के लिए आपकी उत्सुकता। मेरा नाम सनी बत्रा है। मैं गुजरात के आनंद सिटी से बिलोंग करता हूँ और ट्रेडिंग अरीना में मैं 2017 से मेजरली एक्टिव हूँ। मेरा एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में 2006 से है एंड आई हैव सीन ऑल काइंड ऑफ क्रैश एंड राइज इन द मार्केट। बट उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था जितना पिछले 3 से 4 सालों में किसी भी रिटेल ट्रेडर के लिए एक नॉमिनल कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा है। तो बहुत कुछ सोचने और करने के बाद हमेशा एक ट्रेडर का एम रहता है कि वो एक ऐसा पैरामीटर सेट करे कि जहां से उसका अर्निंग एक पोटेंशियल लेवल पे ग्रो करे। चाहे आप रोज ट्रेड करें या रोज ट्रेड ना करें वो मैटर नहीं करता, ठीक है। और कोविड पैंडेमिक के बाद जो हमने करेक्शन देखा, उसके बाद जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में फंड फ्लोट हो रहा है, उसके हिसाब से जितना भी इन्वेस्टर का ग्रोथ हो रहा है उतना ट्रेडर्स का भी ग्रोथ हो रहा है। इस समय पे, आज के समय पे जब हम बात कर रहे हैं, तब हम इतनी सब चीजें देख चुके हैं कि जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें ब्रेकआउट आ रहे हैं, वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। कम से कम 20 से 40% का उन्होंने ब्रेकआउट जोन को क्लियर करने के बाद एक रन अप दिया है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम आज एक स्टडी करेंगे और मेरा जो सेटअप मैं दिखाने जा रहा हूँ इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर पुट करना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। एक छोटा सा प्रयास है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में। तो आइए समझते हैं कि हम ब्रेकआउट किसे कहते हैं और ब्रेकआउट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक छोटा सा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसके लिए हम आज बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे जिसमें रिसेंट में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें ब्रेकआउट अभी भी कंटिन्यू है और जिसके अंदर एक अच्छा अपमूव हमने देखने को मिला है, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हम कुछ डेटा पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। मे भी आप इसको बोल सकते हैं एक टाइप का रैंकिंग सिस्टम है कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद हम स्टॉक को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है जिसको एक ट्रेडर को जानना है, अगर कि मुझे एक ऐसा ट्रेड लेना है कि जिसके अंदर मैंने पैसा लगाया और मुझे
रीजनेबल या फिर एक हैंडसम रिटर्न मुझे मिले। आप चाहे उसमें मल्टीपल ट्रेड्स या नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस कर सकते हो। शायद हो सकता है कि आपको महीने 2 महीने में एक आध दो ट्रेड ऐसे मिल जाए एंड यू मेक द बेस्ट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। एंड यू शुड अवॉइड लाइक डे ट्रेडिंग और फाइंडिंग एनी होली ग्रेल। जैसे हम ट्रेडिंग कम्युनिटी में अक्सर देखते हैं कि भाई एक ट्रेडर एक चीज को तलाशने की कोशिश करता है कि व्हाट इज अ लाइक गॉड लेवल सेटअप, ठीक है। वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट में जो कुछ भी है, जो मार्केट का दिया है और जो मार्केट में चल रहा है, हमको उसी को फॉलो करना है। तो पहला कंडीशन मैं हमेशा एक चीज को लेके चलता हूँ कि स्टॉक हमेशा मोमेंटम में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के एबीसी स्टॉक है, उसने एक उसके करेक्शन के बाद उसने एक रिकवरी या रिवर्सल सिग्नल दिया और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके 2 4 5 6 महीने में ग्रो कर रहा है। और पिछले करेक्शन के बाद हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स इस लेवल पे आ गए थे कि तो शायद पिछले 10 15 सालों के बेस्ट रेट होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद स्टॉक्स एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद वो ब्रेकआउट सस्टेन करके कूल ऑफ होते हैं, साइडवेज आते हैं, मार्केट के करेक्शन के साथ वो थोड़ा करेक्ट करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसा कोई स्टॉक हमने पिछले 1 साल में नहीं देखा कि जो इतना ज्यादा करेक्ट हुआ, ठीक है। मार्केट इंडेक्स के करेक्शन के साथ वो थोड़ा नीचे आया, कूल ऑफ हुआ है, वो एक अलग बात है। बट उसने जो पिछले लेवल्स को होल्ड आउट करके ऊपर का मुंह दिया है, उसके बाद वो वही लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं और उसी के साथ हम उसको मोमेंटम स्टॉक्स बोलेंगे, जो अपने टेक्निकल लेवल्स या 200 डेमा 20 डीएमए 50 डीएमए को सस्टेन बार बार करते आ रहे हैं और वहीं से बाउंस दे रहे हैं। तो वो स्टॉक्स को हमेशा आपको फोकस करना है। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ रहा होगा कि अभी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ गए, इट्स ओके, मार्केट है, मार्केट अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, 18,000 का लेवल होल्ड आउट कर रहा है। लेकिन जो आज जो सेटअप मैं दिखाने चाहूंगा वो आपको नेगेटिव सेंटीमेंट यानी बेरिश ट्रेंड में भी उतना ही काम लगेगा। सेटअप सेम है बट आपको उसको जो कंडीशन है उसको वाइसा वर्सा पे लेके जाना होगा। सेकंड पॉइंट है कि स्टॉक अपने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट हमने एक स्टॉक में अच्छा मूव देखा है और पिछले 2 3 सत्र में वो 10 12% चल चुका है। वो बैंकिंग सेक्टर से कोटक बैंक है। मैंने कोटक बैंक, मेरा जो एक टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल है, उस पर पोस्ट किया था 1 अक्टूबर के आसपास। मैंने एक लिंक शेयर किया, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो कि कोटक जब भी 2060-68 लेवल को टच करने के बाद धीरे 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 करके वो रिट्रेस हुआ था 1930-40 के लेवल तक। तभी मैंने उसको रेकमेंड करना शुरू कर दिया था और उसके लिए मैंने इनिशियल टारगेट दिए थे 2075 2120। एक वो बेसिक टारगेट इनिशियल लेवल पे दिए थे। उसके बाद जिन क्लाइंट ने उनको उस मैसेज को देख के ट्रेड किया था, उनको एक पर्सनलाइज्ड सेटअप दिया था कि आप उसे आगे कैसे होल्ड कर सकते हो। तो सेकंड कंडीशन है कि स्टॉक उसके प्रीवियस हाई को देखो। मार्केट है, मार्केट ऑलवेज 3 फंडामेंटल पे टिका हुआ है कि प्राइस इज अ साइक्लिकल मूव। जैसे कोटक पिछली बार ही चला गया था 2068-70, तभी लोगों को लग रहा था कि वो कल के कल 2100 चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा, स्टॉक हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखता है और वो प्रॉफिट बुकिंग में धीरे धीरे करके नीचे आता है और उसके बाद वो अपना मोमेंटम रीगेन करता है। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज समझनी होगी कि वो अपने प्रीवियस स्विंग जो उसने बनाया है वहां से वो थोड़ा सा हल्का हो रहा है, ठीक है। हल्का हो रहा है तब हमें ये चीज, थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कि उसके अंदर कोई नेगेटिव वॉल्यूम या बिग सेलिंग वॉल्यूम्स नहीं होने चाहिए। हमारा आज का पहला केस स्टडी रहेगा कोटक बैंक का ही, जिसको मैं आपको 3 4 पैरामीटर्स पे समझाने की कोशिश करूंगा और दैट विल कन्विंस यू ऑन अ लॉन्गर रन कि नहीं, ठीक है, मार्केट इसी हिसाब से चलता आ रहा है। अनलेस एंड अनटिल हमारा या ग्लोबल मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में नहीं जा रहा। अभी तक आप देख रहे हो कि इंडियन इक्विटी मार्केट, ग्लोबल इक्विटी मार्केट, दे आर ट्रेंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ, एक बात है कि थोड़ा बढ़ चुका है, हल्का भी हो चुका है। यूएस मार्केट, S&P इंडेक्स अपने नए हाइस पे है। बट उस कंडीशंस में आपको ये चीज देखना है कि भाई मार्केट जब तक पॉजिटिव है तब तक आपको बुलिश ब्रेकआउट स्टॉक्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। मार्केट करेक्ट होता है तब जो सिस्टम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उस सिस्टम को आप फॉलो करके देखिए, ठीक है। कि जब वो रिट्रेस करता है अपने प्रीवियस हाई से, तब उसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो धीरे धीरे करके नेगेटिव नहीं हो रहे। दैट मीन्स अगर आप कोटक का चार्ट देखेंगे तो 2070-75 के लेवल से वो धीरे धीरे करके हल्का हुआ है। इट हैज नॉट करेक्टेड। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कॉल राइटर्स एक्टिव हुए, ठीक है, तो उन लोगों ने एडवांटेज लिया है। स्टार्ट ऑफ द सीरीज था, मैंने एक ऑप्शन किसी को रिकमेंड किया था 2060 का, वो 96 था, 36 पे एवरेज करवाया, वो फिर 96 हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि ऐसे मुकाम पे
ऑप्शन राइटर्स मार्केट में सबसे ज्यादा एडवांटेज लेते हैं, बिकॉज सबको एक एंटीसिपेशन होता है कि भाई कोटक 2000 उसका प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो नया हाई बनाएगा, वो हुआ भी सही, और उसके बाद हुआ क्या कि स्टॉक में एक थोड़ी सी गिरावट है। तब उस केस के अंदर आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है कि जो रिट्रेसमेंट प्रोसेस हो रही है दैट शुड नॉट बी इन अ नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, मैं आपको चार्ट्स पे वो चीज समझाऊंगा। देन वी मस्ट कंसिडर वन फैक्ट कि वो अपने मेजर मूविंग एवरेजेस को होल्ड आउट करे। इफ यू आर फॉलोइंग टेक्निकल एनालिसिस सेटअप, आप 20-डे मूविंग एवरेज, 50-डे मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो, तो उस चीज को आपको एक जहन में लेके चलना है या फिर कंसिडरेशन में लेके चलना है। फोर्थ पॉइंट है कि जब वो सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है, यानी जब उसका एक वो रिट्रेसमेंट खत्म हो रहा है, तब वो नियरेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ठीक है, पुट स्ट्राइक के जब पास आ रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन सपोर्ट बनना चाहिए। वो कैसे, क्या लॉजिक है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। और उस केस के अंदर उसकी नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक के आसपास वो सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल कोटक मानो कि 2070-75 से 1920 तक आया, ठीक है, तो 1900 के ऑप्शन स्ट्राइक में, पुट स्ट्राइक में जो एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो 1900 के कॉल स्ट्राइक के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। और सेम स्ट्राइक पे पीसीआर शुड बी अबव 1.4 ऑड लेवल्स। आप चाहे तो अपना इसमें मॉडिफिकेशन, इम्प्रोवाइजेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू चार्ट्स एंड आवर फर्स्ट एनालिसिस इज गोइंग टू बी ऑन कोटक बैंक, ठीक है। हम रेफरेंस के लिए फॉर ऑप्शंस यू मस्ट फॉलो कि आप हमेशा स्पॉट के चार्ट को ही कंसीडर करो। तो कोटक बैंक का ये प्रीवियस ब्रेकआउट, ठीक है, जो 1820 से एक्चुअली शुरू हुआ था, जब स्टॉक ने एक मेजर कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था, वो 1650 और 1800 के आसपास एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स ट्रैक कर रहा था, जो ये जोन कोटक का पहला ब्रेकआउट लेवल था। तो आप देखिए कि वो एक मेजर एक ब्रेकआउट उसने इस ट्रेंड लाइन के साथ भी दिया था। उसके बाद कोटक धीरे 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 करके उसने एक अपमूव होल्ड आउट किया, ठीक है, जो इवेंचुअली उसको इस लेवल पे ले जाके गई। आप देखिए कि कोटक का मूव 1820 से हो गया तकरीबन, इस दिन पे इसका हाई था 2077। तो आप ये समझिए कि हमेशा एक चीज को कंसिडर करके चलिए कि किसी स्टॉक का रनअप कहां से आया है, किस लेवल से आया है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वो 1830 से लेके 2077 तक गया, ठीक है। वो पॉइंट्स का रैली एक डिफरेंस निकालिए, उसको उसके अपमूव से हम एक कैलकुलेशन ले लेते हैं कि 2078 माइनस 1830, ठीक है, डिवाइड बाय 1830 into 100। सो ऑलमोस्ट स्टॉक उसके ब्रेकआउट लेवल से 13.55% का रिटर्न दे चुका था। और इस समय पे जब ये ब्रेकआउट आया था तब बैंकिंग सेक्टर से सिर्फ कोटक बैंक ही परफॉर्म कर रहा था, बाकी सब स्टॉक्स ने उसके बाद फॉलोअप देना शुरू किया। तो इस कंडीशन में स्टॉक 13-14% चल चुका था और उसके बाद यहाँ से हमने एक रिट्रेसमेंट देखा और वो रिट्रेसमेंट आया आपके 1930 के लेवल तक, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आए, करेक्ट। सो 1930 के लेवल पे जब वो आया और उसके बाद हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, कि जब रिट्रेसमेंट प्रोसेस हो रहा है तब नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया करेंगे हम चार्ट से। तो आप देखिए कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली, वो कैंडल में वॉल्यूम्स आर मिसिंग। आप वॉल्यूम पैरामीटर को भी चेक कर लीजिए, वॉल्यूम्स नहीं है। दैट मीन्स ये क्लियर कट इंडिकेशन है, इट्स अ क्लासिकल पैटर्न फॉर्मेशन इन अ बुलिश स्टॉक विच इज होल्डिंग आउट और अ बुलिश मार्केट, ठीक है। इन सब कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स मिसिंग है, लैक लस्टर्ड मूव बोलते हैं उसको क्लासिकल एनालिसिस रेफरेंस में। यानी जब ये स्टॉक नीचे आ रहा है तभी कोई बड़ी गिरावट के साथ नहीं आ रहा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो 140 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया, लेकिन उस 140 पॉइंट के रिट्रेसमेंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन का समय लगा। दैट मीन्स हम जिस मार्केट में चल रहे 2017 से मेरा फोकस F&O में बढ़ गया है और 2017 से मैंने कभी भी इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव नहीं देखे बैक ऑन बैक। आप टाटा मोटर्स का रिसेंट एग्जांपल लीजिए, टाटा पावर लीजिए, इंडियन होटल लीजिए, फिर टाटा केमिकल लीजिए, दीपक नाइट्रेट लीजिए, IRCTC सबसे बड़ा एग्जांपल, सर्किट मूव दे रहे F&O स्टॉक। इट्स अ रेयर साइट, ये बहुत रेयर कंडीशन में हो रहा है कि
आपको एफ एंड ओ की स्टॉक्स में सर्किट फिल्टर्स आने लगे, यानी स्टॉक इतने बड़े अप मूव देने लगे। आईईएक्स ले लीजिए, ठीक है। तो आपको समझना है कि अगर कोई करेक्शन आ रहा है तो वो उसी इंटेंसिटी में आ रहा है। आपने पिछले फॉल आईआरसीटीसी के भी देखे, दीपक नाइट्रेट के भी देखे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इतने बड़े फॉल भी आ रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट दे चुका है उसके अंदर ऐसी कोई पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मीन्स रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट में आपको एक ही चीज ट्रैक करनी है कि उसमें नेगेटिव वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। इट इज जस्ट अ सिंपल प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑप्शन राइटिंग वाया कॉल ऑप्शन इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑन टाइम। तो जब स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा है तब आपको एक चीज नोटिस करनी है कि कहां पे जाके अटकेगा। तो आपको देखना है कि नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक और नियरेस्ट इन द मनी स्ट्राइक। तो इस केस के अंदर 1900 निकल के आई थी, तो 1900 के पुट में, ठीक है, 1900 के कॉल से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। दैट मीन्स अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 40 लाख का था, ठीक है, वही ओपन इंटरेस्ट 1900 के कॉल में था सिर्फ 12 लाख का। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स राइट नाउ, बट यस वी हैव आइडेंटिफाइड एंड वी हैव शेयर्ड बेस्ड ऑन दैट ओनली। तो ये आपका एक और कंडीशन बनना चाहिए कि जब नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको बोलेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जिस पुट स्ट्राइक में सेम स्ट्राइक के कॉल से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज 2x 3x कंडीशन, दैट वी कंसीडर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अ गुड सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक शुड गेट बैक टू नॉर्मल फेस, ठीक है। आप ये देखो, एक वी शेप रिकवरी आना शुरू हुआ। तो आप देखिए कि पहला कंडीशन हमने बताया कि एक उसके प्रीवियस स्विंग से या फिर प्रीवियस ब्रेकआउट जो 1830 से था, पहला कंडीशन वो वहां से ब्रेकआउट दिया, एक अपमूव दिया 15-20% का, डिपेंड ऑन द स्टॉक। मिड कैप स्टॉक है तो उसका रैली थोड़ा ज्यादा रहेगा। कोटक बैंक ऑब्वियसली एक लार्ज कैप स्टॉक है तो उसका रैली एक लिमिटेड रेफरेंस में ही रहेगा, कि शायद आप कंपेयर करें कि नहीं आईआरसीटीसी में बड़ा ब्रेकआउट था, तो आईआरसीटीसी कुड बी मिड कैप स्टॉक, तो उसमें दैट इज अ हाई बीटा काउंटर, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, आपको 10% 5% के मूव नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू कोटक बैंक, ठीक है। तो आप देखिए कि पहला कंडीशन कि अपने प्रीवियस ब्रेकआउट से चल गया और एक रेजिस्टेंस के आने के बाद वो रिट्रेसमेंट प्रोसेस में जाना चाहिए, और जब रिट्रेसमेंट प्रोसेस में जा रहा है तब नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे वो सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये 1930 आ गया तो आपने सीधा एंट्री ले लिया। यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज। इफ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर, व्हाट यू कैन डू कि आप एक कॉल स्प्रेड बना लें, ठीक है। कॉल स्प्रेड क्या है कि आप एक, यू कैन एंटर अ बुल कॉल स्प्रेड। आप इन द मनी कॉल ले लीजिए 1900 की स्ट्राइक का, और सामने आप 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कीजिए, ठीक है। दिस इज अ क्लासिकल बुल कॉल स्प्रेड। तब आपको लग रहा है कि ये प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करेगा, आप चाहे तो यहाँ 2100 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, आपका मार्जिन कम जाएगा, दैट विल बी लाइक मैक्सिमम रेंज ऑफ 1 लाख रुपी, ठीक है। आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप इन द मनी लीजिए। तो इन द मनी है तो आपका एडवांटेज ये रहेगा कि वो उसका डेल्टा शुड बी लाइक अबोव 0.5, सो उसके बाद वो आपका एक फ्यूचर की तरह ही एक्ट करेगा। लेकिन आप 1900 का कॉल लेके 2100 का अगर कॉल बेच रहे हो तो आपको एडवांटेज है कि आपने एक फ्यूचर लॉन्ग कर लिया, सामने उसको हेज कर दिया, करेक्ट। ये जो टेक्निकल टर्म्स है मैंने लक्ष्मी श्री के पिछले वेबिनार के साथ कवर किया है, आप उसको फिर से रेफर कर सकते हो। आई एम श्योर कि ये वेबिनार खत्म होने के बाद इट विल गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो आप इसको भी एक रेफरेंस बना के चल सकते हैं। तो कैसे एंट्री लेना, आई एम शेयरिंग विथ यू। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है और आपका कैपिटल साइज आपको अलाउ नहीं करता कि आप नेकेड ऑप्शन लेके जाए, बेस्ट केस है आप एक 150 पॉइंट का स्प्रेड बनाइए, ठीक है, और आप उसको स्प्रेड में लेके चलिए। और ऐसा हो सकता है कि ऊपर पे लेवल पे जब कंफर्मेशन आ रहा है तब आप एक और कॉल ऑप्शन ऐड करके उस स्प्रेड को एज इट इज कंटिन्यू करके जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जब सपोर्ट पे आ रहा है तब वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को होल्ड आउट कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी मेरा हमेशा से एक चीज पे फोकस रहा है कि कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो या पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, आपको हर ट्रेड एक डिसीजन लेने का इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देता है। कोई ट्रेड में ऐसा फोमो हमें नहीं रखना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे ये ट्रेड मेरे से मिस हो जाए। आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कोटक बैंक देखिए कि जब रिट्रेसमेंट खत्म हुआ तब उसने काफी दिन एक साइडवेज मोमेंटम रखा, लेकिन वो एक फॉर्मेशन है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको होल्ड आउट किया। उस केस के अंदर आपको
हमेशा एंट्री का मौका मिलेगा, बट हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, कि दिस ट्रेड डेफिनेटली will keep you in a profitable situation. So don't rush for a trade. Always wait for setup to give a confirmation. तो वही मल्टीपल कंफर्मेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट आपको ये चीज देखना है कि जो सपोर्ट स्ट्राइक है वहां पे अनवाइंडिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वहां पे पुट स्ट्राइक पे फ्रेश ओआई एडिशन होना चाहिए। और आपको ये चीज ट्रैक करना है, दिस इज क्वाइट एडवांस थिंग दैट यू हैव टू लर्न, कि मैंने क्यों कोटक का लेवल बताया था कि वो 2075 से लेके 2120 जाएगा, बिकॉज आई आइडेंटिफाइड कि जब कोटक ने उसका रिट्रेसमेंट एक्टिविटी खत्म किया 1930 पे, और उसके बाद ग्रेजुअली, नॉट इन वन डे और 2 डे, ग्रेजुअली विद इन 3-4 डेज टाइम, मैंने एक चीज नोटिस की थी कि 2100 की कॉल स्ट्राइक, यानी कोटक प्रीवियसली 2078 का हाई बना के जब 1930 आया, तब 2100 वाज अ की रेफरेंस। 2100 की कॉल स्ट्राइक पे इतना ओपन इंटरेस्ट था कि उस समय पे, कि उसने उस टाइम को कोटक के स्पॉट को 2100 क्रॉस नहीं करने दिया, वहीं से वापस नीचे आया। लेकिन इस बार जब इसने रिवर्सल शुरू किया, तब 2100 की कॉल स्ट्राइक पे कॉल की अनवाइंडिंग, यानी जहां पे ओपन इंटरेस्ट 20, 30, 40, 50 लाख का था, वो ओपन इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होने लगा। इट्स अ वेरी मच इंडिकेटिव साइन इन अ वेरी बुलिश ट्रेड और अ बुलिश मार्केट। जब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है, वहां पे अनवाइंडिंग एक्टिविटी शुरू होना, दैट इज अ इंडिकेटिव एक्शन, कि वहां पे किसी ना किसी बड़े सेगमेंट ऑफ द मार्केट को लग रहा है कि कोटक वापस 2100 आएगा। सेम स्ट्राइक पे, नियरेस्ट स्ट्राइक पे 2000 के पुट पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यानी ऐड होना शुरू हुआ था, और वो धीरे 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 करके आज आप उस एक्टिविटी को देखिए कि 2000 की स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया था पुट स्ट्राइक पे। दैट मींस किसी ने, जब ये प्रोसेस खत्म हुई, एक्यूमुलेशन फेज शुरू हुआ, तब किसी ने 2000 के पुट को सेल करना शुरू किया था। दैट मींस समवन फ्रॉम द अपर हैंड इन द मार्केट न्यू कि 2000 का लेवल ब्रेक करेगा और 2100 को भी ब्रेक करेगा। और आज देखिए कोटक मेरे ख्याल से 2160-65 के लेवल को टच कर चुका है, ठीक है। मैं आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए कि जो मैं बात बता रहा था कि कोटक ये जब रिवर्सल देने के बाद इट वेंट ऑन टू अ कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। देखिए सर, किसी भी समय पे जब किसी स्टॉक में कोई ब्रेकआउट मूव अपसाइड डाउनसाइड आने वाला होता है, वो एक समय लेगा, और समय लेने के बाद वो डेफिनेटिव एक अप मूव शार्प देगा। जहां पे आपने वेट किया है, उस वेट का आपको मैक्सिमम एडवांटेज एक ही दिन में मिल जाएगा। तो आप देखिए कि ये रिकवरी प्रोसेस में आने के बाद कोटक ने एक कंसोलिडेशन बनाया, ठीक है। लेकिन जब ये सब एक्टिविटी हो रही थी, तब एक एक्टिविटी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से जब कोटक शुरू हुआ, तो ये हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन कर रहा था। इट्स अ क्लासिकल पैटर्न एंड इट्स अ इंडिकेटिव पैटर्न कि ये ब्रेकआउट होने वाला है। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट फॉलो। इट्स लाइक लीव इट और टेक इट काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट यस इट डू हेल्प। अगर आप ऑप्शंस डेरिवेटिव डेटा क्रैक करना जानते हो, तो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखिए कि आप कोटक कितना बड़ा अप मूव देने के लिए रेडी है और ऑलरेडी दे चुका है। सेकेंड थिंग, ऊपर कौन से लेवल तक जाएगा, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल आप यूज कीजिए। प्रीवियस लोस, प्रीवियस स्विंग हाइस और रिट्रेसमेंट लोस को कनेक्ट कीजिए, आपको कोटक में अपसाइड लेवल मिल जाएगा। तो आप देखिए कोटक ऑलमोस्ट लेवल्स को सरपास कर चुका है, और उसके बाद आगे और जाने की तैयारी कर सकते हैं। रिसेंट जो स्टॉक में एक कल अपमूव देखने को मिला है, सेम स्ट्रक्चर, स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक, ठीक है। कल उसके रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद उसने अच्छा अपसाइड मूव दिया है। मैंने एक ट्रेड छोटा सा लिया है और उसको शेयर भी किया है। इस केस के अंदर भी कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्टॉक में क्या एक्टिविटी हो रही थी। सेम सिस्टम है, स्टॉक अपना एक कंसोलिडेशन पैटर्न को खत्म किया, एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है मेरे ख्याल से 13th ऑफ अक्टूबर को, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट थोड़ा रिजल्ट के हिसाब से जल्दी आ गया कि 100 उसका प्रीवियस हाई टच करने के बाद, नया हाई बनाने के बाद वो रिट्रेस हुआ और अगेन इसने ब्रेकआउट दिया है।
मैं एक और स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो इस रैली में अच्छा पार्टिसिपेट किया है। फ्रेंड्स प्लीज डू नोट, मैं जो चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जिन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस स्पॉट प्राइस पे है, स्पॉट चार्ट पे है, कैश पे है, नहीं कि फ्यूचर पे। ठीक है, हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तब हम कभी भी फ्यूचर प्राइसेस का रेफरेंस नहीं लेते, तो ये डिस्क्लेमर आप नोट करके चलिए। अच्छा, मैं कोटक बैंक पे आना चाहूंगा। एक स्ट्रेटेजी मुझे शेयर करना था, ऑप्शन के द्वारा ट्रेड कैसे करना है, दैट इज अ की थिंग। अगर आपको पता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसमें ब्रेकआउट आ रहा है, मैं ट्रेड कैसे लूं? अगेन, अगर आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, प्लीज डू मेक श्योर कि आपका एनालिसिस का समय एक वो परफेक्ट होना चाहिए, आपका कैपिटल साइज आपको ऑप्शन ट्रेड करने के अलाउ करना चाहिए। मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, नहीं मेरा कभी रेकमेंडेशन होगा कि आप 1 या 1.5 लाख के अकाउंट पे आप इतना एग्रेसिव होकर ट्रेड कीजिए। बेहतर है कि इस सिस्टम को समझिए। बहुत सारे केसेस आएंगे जब आपको ब्रेकआउट मिलेंगे फॉर अपसाइड, नेगेटिव ब्रेकआउट मिलेंगे फॉर डाउनसाइड। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का जब रिजल्ट आया था उस दिन मैंने एक चार्ट शेयर किया है, मेरा लॉजिक वही था। बट बुलिश ब्रेकआउट के लिए जो अप्रोच था, बेरिश ब्रेकआउट में अप्रोच ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बट अप्रोच वही रहेगा। जब आप बेरिश ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तब आपको ये देखना है कि जब इन द मनी जो ऑप्शन पे सपोर्ट था वहीं पे राइटिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो एक केस स्टडी में आपको, एक बुलिश का हमने इतना डिस्कस किया, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का बेरिश का भी आपको ब्रेकआउट समझाऊंगा। तो इसमें ट्रेड कैसे करें? अगर आपके अकाउंट, आपका कैपिटल अकाउंट ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक विद इन और बिलो 2 लाख है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप ऑप्शन स्प्रेड के साथ काम कीजिए। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका ट्रैकिंग अच्छा है, ठीक है, आप मार्केट को अच्छे से समझते हो। अगर आपका कैपिटल 5 लाख से ज्यादा उसके आसपास है, तो यू मस्ट टेक अ रिस्क इन अ कैलकुलेटिव मैनर विच शुड नॉट हर्ट योर कैपिटल। ठीक है, तो मेरा डिस्क्लेमर है कि आपका कैपिटल अगर 1 लाख है तो आप इतना इसको अग्रेसिवली मत कीजिए। अगर कर रहे हो तो डू मेक श्योर कि आप एक छोटा सा रिस्क रखिए जो आप डाइजेस्ट कर सके और उसको रिकवर कर सके, इमोशनली एंड अनइमोशनली दोनों। इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए आप 2 चीज कर सकते हो। फर्स्ट, यू कैन गो विथ नेकेड ऑप्शन बाइंग, अगर आपका कैपिटल आपको अलाउ करता है, या फिर आप एक ऐसा स्प्रेड बनाए कि जैसे मुझे पता था कि 2120 आने वाला है, तो आप ये कर सकते हो कि आप इन द मनी कॉल लीजिए और 2100 जो आपका टारगेट है उस कॉल की स्ट्राइक को आप बेचिए। ठीक है, दैट विल बी 1:1 स्प्रेड। ठीक है, तो आपको एडवांटेज होगा कि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी क्लोज टू 1 लाख रुपी। ठीक है, आप उसको इजिली डाइजेस्ट कर पाओगे और आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर वो साइडवेज भी जा रहा है तो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन आपने बेचा हुआ है, ठीक है, आप वो आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा कि जिस स्ट्राइक पे सपोर्ट है, अगर उसके नीचे, ठीक है, 1% से ज्यादा का मूव नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया 1900 का सपोर्ट था, 1900 की स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था पुट पे कॉल से ज्यादा, और तो मेरा स्टॉप लॉस 1900 की 20 रुपया नीचे। ठीक है, 1% क्लोज टू 20 रुपये ही होगा, तो 20 रुपये नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। दैट मीन्स अगर वो 1880 हिट कर रहा है, मैं मेरा ट्रेड को क्लोज कर दूंगा विदाउट एनी कंसल्टेशन। अगर आपने स्प्रेड लिया है और आपको ब्रेकआउट कंफर्म आ रहा है कि जैसे इस दिन, ठीक है, परसों के सेशन में कोटक ने एक अच्छा 5 से 6% का अपमूव दिया था, तो आप उस दिन पे क्या कर सकते हो कि आप उस दिन पे इन द मनी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कैसे? मैं आपको एक ऑप्शन डेटा दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोटक का है एग्जिस्टिंग डेटा। आप देखिए कैसे 1900 पे ओपन इंटरेस्ट, जो रेड बार है वो पुट पुट स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट, जो ग्रीन बार है वो कॉल स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, एट करंट लेवल आप देखिए कि 1900 से ओपन इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते अभी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है 2000। दैट मींस कोटक का अभी जो भी सपोर्ट है दैट इज एट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 2000, वो शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो आप उस दिन पे जो लेवल ब्रेक कर रहे हैं, आप चाहे इन द मनी ले सकते हो चाहे एट द मनी ले सकते हो, बट आपको उस दिन पे मोमेंटम का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्प्रेड है, जैसे 1900 का कॉल लेके आपने 2100 की कॉल बेची है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उस दिन पे जब मोमेंटम आ रहा है, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है, तो आप 2040 या 2060 जो भी लेवल ब्रेक कर रहा है नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक
और स्लाइट इन द मनी लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और जो भी आपका टारगेट है 2120, सर एक हमेशा बात नोट करके चलिए कि कोई ट्रेडर पूरा अप मूव कैप्चर नहीं कर सकता। आप क्या कैप्चर कर सकते हो? आपका टारगेट प्रॉफिट। आपको अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे अगर आपका पैसा डबल हो रहा है, आपका 100% राइज हो रहा है ऑप्शन में, 200% राइज, आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप को कंट्रोल करके वो प्रॉफिट ले ही लेना पड़ेगा। या तो फिर आप टारगेट पे ले लीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि आपने 2020 या 40 की कॉल ऐड करके 2120 जब हिट हो गया, आपने उस स्प्रेड को कवर कर दिया। 2160 की कॉल में जो कोई भी लॉस हो रहा होगा वो आपको, जो अपने मोमेंटम में जो स्ट्राइक को बाय किया है, ऑप्शन स्ट्राइक को, वो आपको एडजस्ट करके दे देगा और अल्टीमेटली आपको एक बड़ा प्रॉफिट डिराइव होने की 110% पॉसिबिलिटी। बट एज आई सेड कि जब कोई स्टॉक एक अपमूव दे चुका है उसके बाद उसमें रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और रिट्रेसमेंट एक्टिविटी ऑलवेज कंसिडर, उसमें वॉल्यूम्स नहीं होते, दे आर नॉट वॉल्यूमेट्रिक। सेम आपने ये चार्ट स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, अपने सिस्टम में भी चेक कीजिए। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, IRCTC। आप कंपैरिजन कीजिए कि ये एक रिट्रेसमेंट नहीं है, दिस इज हैवी सेलिंग, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि IRCTC वापस नहीं जा सकता, बट इस केस में होगा क्या, इट डजंट गिव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। या फिर इसको थोड़ा साइडवेज होने दीजिए और थोड़ा सा इसको और ऊपर उठने दीजिए, ठीक है। दिस हैज बिकम अ वेरी रिस्कियर ट्रेड, दिस इज नॉट अ सेफर बेट, ठीक है। कोटक का स्ट्रक्चर देखिए, दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। आप, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज टाटा पावर, ठीक है। टाटा पावर धीरे 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 करके ऊपर बढ़ा है और इट वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि जब उसने 140 का मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया तब 160 के कॉल में अनवाइंडिंग होना शुरू हो गया था, ठीक है। और 160 से उसका जो भी ब्रेकआउट सर्वाइव हुआ है मार्केट में, ठीक है, इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। सेम स्ट्रक्चर, रिट्रेसमेंट सिर्फ 2 से 3 दिन या 8 दिन का भी है, जितना बड़ा रिट्रेसमेंट है, बट उसमें वॉल्यूम्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि सिर्फ 1 2 3, सिर्फ 3 दिन ही एक साइड में, एक दिन मेजर एक्टिविटी हुई, बिकॉज ऑब्वियसली 140 से 180 हुआ है तो एक बहुत बड़ा अपमूव हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। लेकिन आपको एक ही चीज देखनी है कि इसके लो के नीचे कोई बड़ा एक्टिविटी नहीं हुआ, दैट इज वी रेफर एज रिट्रेसमेंट। यहाँ पे जो हुआ है, अगर आप चेक करेंगे क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में, RSI वाज लाइक क्लोज टू 80-85, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आना, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो डिफरेंस है ब्रेकआउट कब होगा, कैसे होगा, और किस ट्रेड को आप ब्रेकआउट कह सकते हो। सेकेंड थिंग, हमने प्रीवियस ब्रेकआउट ट्रेड किया था वो था मैकडोवेल पे। तो आप देखिए मैकडोवेल ने जब अपना 740 से ब्रेकआउट दिया था, तब आप देखिए कि ये जो अपमूव आया था उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज एक्टिविटी की तरफ बढ़ा था, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट निकला और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी हुआ, तो देखिए स्टॉक को वो 920 के लेवल तक लेके चला गया, ठीक है। नाउ इट इज इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, और अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बाद डेफिनेटली सब अप डाउन स्विंग्स आएंगे। और यहाँ भी हम नेक्स्ट वीक में डेटा एनालिसिस करेंगे, बिकॉज दिस इज अ मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में वी विल नॉट गो एग्रेसिव कि नहीं ये ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा कूल ऑफ होने देंगे, बिकॉज रोल ओवर्स डेटा क्या है कि निकलते हैं, हमें वो सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बट यस, मोस्ट प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ लुक्स फेडरल बैंक फॉर 110 रुपीज, ऑलरेडी चल चुका है 4-5 रुपए का, वो पेंडिंग है। मुझे लगता है पोजिशनली वो 120 हिट कर सकता है। लेट्स सी, मंडे कैन बी अ वॉलेटाइल सेशन। कमिंग बैक टू अ बेरिश सेटअप विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्ट्रक्चर्ड मैनर, उसके अंदर एक करेक्शन आया था। तो अब देखिए इस केस के अंदर रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ने एक अपमूव देने की कोशिश की थी इस जोन पे, बट आफ्टर रिजल्ट मार्केट को रिजल्ट नहीं पसंद आया था और उसके बाद वहां पे करेक्शन हुआ था। सेम इज विथ एशियन पेंट, जब स्टॉक फर्स्ट टाइम 2539 को हिट किया था, तब यहाँ पे एक डेटा एक्टिविटी एग्रेसिव हो गई थी, बिकॉज ये फॉल एग्रेसिव हुआ था ऑन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। लेकिन उस दिन पे हुआ क्या था कि 2400 और 2500 के पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर दिया। दैट मींस स्टॉक करेक्टेड शार्पली फ्रॉम इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है,
ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आया था और सेम एक्टिविटी हुई थी कि जैसे हमने कोटक में आइडेंटिफाई किया 2100 के कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, 2000 के कॉल राइटर्स अपना पोजीशन निकाल रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि 2000 आएगा। इट्स एन इंडिकेटिव प्राइस एक्शन, इंडिकेटिव डेरिवेटिव एक्टिविटी नोन फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स। यहाँ पे सेम वही हुआ था कि 2600 और 2500 के पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर दिया था बिकॉज अगर 2500 के ऊपर है, 2600 के ऊपर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे पुट राइटर्स आर प्रेटी मच बुलिश के ये उसके ऊपर रहेगा। लेकिन जब एक रिजल्ट बेस्ड करेक्टिव मूव आया तो सेम केस हुआ कि 2500 और 2600 के पुट राइटर्स से अपना पोजीशन हैवीली रिड्यूस करना शुरू किया था। नाउ ये सब चीजें एक्टिव कैसे ट्रैक करना, इधर यू कैन गो फॉर एनी ऑप्शन mechanism platform which is giving option or derivative data. You can go for software if you can afford, Spider है और कोई भी सॉफ्टवेयर है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हियर, बट अगर आप मैन्युअली ट्रैक कर रहे हो, चार्ट स्ट्रक्चर को समझ रहे हो, मार्केट सेंटीमेंट को समझ रहे हो, तो आप उसको मैन्युअली भी एनएससी की साइट पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड फॉल मेरा एक छोटा सा एनालिसिस शेयर किया था ऑन IRCTC दैट इट कैन हिट 4400 4500 जब फर्स्ट डे 6300 से स्टॉक करेक्ट हुआ था। वो एक केस स्टडी में लेना चाहूंगा, देन वी विल जंप टू Q&A सेशन। जब स्टॉक ने मेरे ख्याल से 15th ऑफ अक्टूबर को जब ये करेक्शन दिया था, ठीक है, तब हाउ डिड आई आइडेंटिफाई कि स्टॉक 4400 4300 आएगा, उसका क्या लॉजिक था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब स्टॉक करेक्ट हुआ, ठीक है, तब उस केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक चीज को नोट किया था, हालांकि मेरा वो आइडेंटिफिकेशन काफी लेट हुआ था जब स्टॉक ऑलरेडी 6300 से 52 या 50 या 5200 लेवल तक आ चुका था, बट फिर भी मुझे डाउनसाइड विजिबल लग रही थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि मैंने तुरंत चेक किया कि स्टॉक डेली RSI वाज क्वाइट हॉट, दैट मींस व्हेन आई से RSI हॉट है दैट मींस इट इज कंप्लीटली ओवरबॉट। ठीक है, वहां पे और कोई बाइंग आने की गुंजाइश नहीं हुई थी बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 3 दिन का रैली दे चुका था। उस दिन पे जो डेटा जो करेक्शन हुआ, उस करेक्शन में एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था मैंने कि जो इन द मनी पुट राइटर्स थे उन्होंने अपना पोजीशन 50% से ज्यादा इंट्राडे में ही करेक्ट कर दिया था। दैट मींस 4400 से लेके 4800 के पुट राइटर्स अपना पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी में काट रहे थे। लाइक 4800 पे आई आइडेंटिफाइड 50% स्लैश वो एक ही झटके में खत्म हो चुका था। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि जब स्टॉक को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि वो करंट लेवल से, फॉर एग्जांपल मैंने 5200 पे आइडेंटिफाई किया और 5200 माइनस 4400 करे, तो आप समझिए कि तकरीबन 1800 पॉइंट 1500 पॉइंट का एक जजमेंट लिया कि 1500 पॉइंट नीचे कैसे जाएगा। एक सिंपल पैरामीटर था कि अगर जिस लेवल पे इन द मनी पुट राइटर अपना पोजीशन को अनवाइंड कर रहा है, ठीक है, अभी वहां पे ओपन इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। किसी को लग रहा है कि IRCTC 4400 के ऊपर रहेगा, 4500 के ऊपर रहेगा, ये हो सकता है, और अभी भी वो 4400 4500 के लेवल को होल्ड आउट कर रहा है। बट उस केस के अंदर ये देखिए कि कुछ लोग अभी है, लेकिन उस टाइम पे जो लोग ने अपना पोजीशन एग्जिट किया वो कौन थे, बिकॉज दे न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन, ये प्रोसेस होने वाला है, स्टॉक का इतना करेक्शन आने वाला है। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि जब आपका इन द मनी, ठीक है, दैट मींस स्टॉक अभी जिस लेवल पे नहीं है लेकिन जिस लेवल पे जा सकता है, उन ऑप्शन स्ट्राइक पे अगर डेटा सडन ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है या पोजिशनल लेवल पे चेंज हो रहा है, दैट इज अ इंडिकेटिव एक्शन कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। आई हैव ट्रेडेड 5000 पुट at 270 level and it got cleared at 600 levels and 540 लेवल्स पे उसको क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब एक जरिया है डेरिवेटिव डेटा को समझने के लिए और उसके हिसाब से उसको ट्रेड करने के लिए। डेफिनेटली वी कॉल इट अ ब्रेकआउट। IRCTC का फॉल वाज अ पैनिक फॉल, ठीक है, तो वो 2-3 दिन में ही आपको या फिर एक दिन में ओवरनाइट पोजीशन में आपको टारगेट मिल गया, लेकिन हर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। कोटक का स्ट्रक्चर वाज अ परफेक्ट एंड सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, वो धीरे धीरे कर गया। बट डेरिवेटिव पॉइंट पे जो एक्टिविटी होती है, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई इट, करेक्ट। मे बी आई ट्राई टू डू वन मोर वेबिनार और उसके अंदर हम इस चीज को और क्लियर करेंगे। बट ये एक जरिया था आप लोगों तक एक मैसेज पास ऑन करने का कि कुछ चीज जो मैं सक्सेसफुली करता रहा हूँ, जो मुझे हेल्पफुल रही है, प्रॉफिटेबल रही है,
प्रॉफिट का मेजर अलग है, सबके लिए अलग है, सबकी कैपिटल साइज के लिए अलग है, उसको हम जज नहीं करेंगे। हम जज करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कैसे अपने ट्रेडिंग आइडियाज को परफेक्टली एस्टेब्लिश कर सकते हैं विथ मिनिमल रिस्क एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। सो दैट इज ऑल फॉर मी फॉर टुडेज वेबिनार। क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, विल कंक्लूड द सेशन। सर एक रिक्वेस्ट थी, एक केस स्टडी अगर आप जुबिलेंट फूड पे भी अगर ले सकें कि कोई। जुबिलेंट फूड 4150 दैट वाज माय ब्रेकडाउन लेवल। आप देखिए 4150 स्पॉट में जब ब्रेक किया था तब आई हैव आइडेंटिफाइड ये 4000 के पुट स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होना शुरू हो गया था। सी ये जो आप बता रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली रिजल्ट बेस्ड टॉक्स, बट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। 4150 क्यों? बिकॉज आप ये देखिए कि इसका जो कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है, इट वाज होवरिंग अराउंड दिस लेवल। आई एम अ बिग फैन ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैं 5 मिनट का समय और लूंगा और पॉइंट ऑफ कंट्रोल समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्राइस जोन जहां पे बायर्स और सेलर्स, मार्केट में इंस्टीट्यूशनल है, रिटेल है, सबका एक इंटरेस्ट रहता है कि इस प्राइस के ऊपर या इस प्राइस के नीचे मार्केट रहे। इसका प्रीवियस ब्रेकआउट देखिए आप 4150 के आसपास था। 4150 इसने ब्रेक किया बिकॉज 4150 के आसपास मैक्सिमम टाइम स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद उसने 4600 और लेवल्स को टच किया। लेकिन जब स्टॉक ने करेक्शन पैटर्न ऑलरेडी रिगेन कर दिया तब वो 4150 उसके लिए क्रूशियल लेवल हो गया था। उस दिन पे आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड भी लिया था। उस दिन पे आई हैव आइडेंटिफाइड 4000 के पुट पे अनवाइंडिंग हुआ था। दैट मींस 4000 आपका मेजर सपोर्ट था। ठीक है, आप इतने दिनों का कंसोलिडेशन कीजिए। जब बता रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल 4150 पे था तब लोगों ने 4000 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से काम किया है और स्टॉक उससे ऊपर गया है। लेकिन जब भी ये एक्टिविटी हो रहा है, बेरिश यूटर्न ले रहा है, तब आपको ये चीज देखनी कि सपोर्ट का जो स्ट्राइक है वहां पे डेटा अनवाइंडिंग होना चाहिए। दैट मींस 4000 के पुट में पुट राइटर से अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन जो बुलिश होल्ड आउट था उसको 15, 20, 30% के क्वांटम में उसको डाइल्यूट किया। साइमल्टेनियसली 4000 के कॉल स्ट्राइक का ओवर एडिशन शूट हुआ है। तो बेसिकली जब तक 4000 के नीचे है स्टॉक बेरिश है। दूसरा, अभी 3800 के कॉल में भी काफी सारा अनवाइंडिंग एक्टिविटी देखने को मिला है। 3800 के कॉल स्ट्राइक में भी ओवर एडिशन गेन हुआ है। बट आई वुड रेकमेंड कि स्टॉक ऑलरेडी एक नोटेबल स्ट्रेंथ में गिर चुका है। वेट कीजिए 3850, 3900 के प्राइस बैंड में आने दीजिए और वहां पे जाके शॉर्ट कीजिए, या फिर मंडे अगर गैप डाउन होता है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। करेक्ट? राइट सर। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे कोटक बैंक और ये सारे एग्जांपल्स आप डेली चार्ट पे दिखा रहे हैं, तो क्या लोअर डिग्री आर्ली चार्ट पे भी इसी तरह के पैटर्न्स फॉर्मेशन होते हैं और क्या उनको भी ट्रेड किया जा सकता है? डेफिनेटली यस, बट मैं हमेशा से एक चीज को मानते आया हूँ, अगर आप ट्रेडर हो, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका डेली चार्ट है। आवरली चार्ट हो सकता है कि जैसे हम बात करें कि अभी एक डिस्कनेक्ट चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में, ठीक है, बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट दीजिए, मेरा एक मैसेज देखिए कि 40,000 14,000 के लिए रेडी हुआ है। बिकॉज सिंपल सी फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए, कितने बड़े अंडर परफॉर्मेंस का ब्रेकआउट आया है और वो होल्ड आउट कर रहा है। अवरली चार्ट डेफिनेटिव एक स्विंग ट्रेडर के लिए हेल्पफुल है, बट अगर आपको ब्रेकआउट एक्चुअली ट्रेड करने हैं देन डेफिनेटली आपको डेली चार्ट का पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा। सेकंड रेफरेंस आप उसको अवरली चार्ट पे लेके जा सकते हैं। राइट सर। और एक चीज, ये जो पीसीआर होता है ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, और पीसीआर किस तरह से हम जज कर सकते हैं अगर इफ इट इज इम्पोर्टेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। पीसीआर किसी भी स्ट्राइक पे, जैसे मैंने कोटक का बताया, तो जब तक पीसीआर किसी भी स्ट्राइक पे 1 के ऊपर है दैट इज अ बुलिश कॉल। ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पे बुल्स का कंट्रोल है। ठीक है, पीसीआर जितना कम होगा उतना वो नेगेटिव है। करेक्ट? तो जब सपोर्ट पे आ रहा है या रेजिस्टेंस पे जा रहा है तब आपको, अगर मैंने जुबिलेंट फूड का केस स्टडी किया, आप 4100 या 4000 की स्ट्राइक का पीसीआर, वो मेरे ख्याल से 2.5 था। ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा फॉल आया। दैट मींस किसी भी स्ट्राइक पे अगर पीसीआर 1 को होल्ड आउट कर रहा है तब तक वो बुलिश कह सकते हैं। अगर वो 3 से गिरते गिरते 1 आया है और 1 से नीचे जा रहा है तो सर इट्स अ नेगेटिव अप्रोच होता है।
सर ध्रुव पटेल करके हमारे सब ब्रोकर हैं, इनका एक क्वेश्चन है कि जो टेक्निक आप बता रहे हैं ब्रेकआउट की, एफ स्टॉक्स में ऑप्शंस के या डेरिवेटिव डेटा को सपोर्ट में रखते हुए काफी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है, बट उनके लिए क्या, जो एफ स्टॉक्स नहीं ट्रेड करते, जो इन पर्टिकुलर इक्विटी ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा कि वो कैसे ब्रेकआउट प्रिडिक्ट करें? सर उनके लिए अगर वो स्टॉक एफ में है, ठीक है, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कि अगर स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई से जब रिट्रेस कर रहा है तब उसमें सेलिंग वॉल्यूम्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं जुबिलेंट फूड की बात करूं, एशियन पेंट की बात करूं, आईआरसीटीसी की बात करूं, वो रिट्रेसमेंट में कॉन्फिडेंस शेक आउट होता है। कोटक का जो स्ट्रक्चर है इट्स अ वेरी बैलेंस थिंग, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट 8 दिन में 140 पॉइंट की गिरावट वो कुछ नहीं है और वो वहां से रीगेन कर रहा है। तो उस केस के अंदर मेरा एक रहेगा कि आपको सेक्टोरियल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोटक में मैं इसलिए बुलिश था बिकॉज मैं एचडीएफसी बैंक को देख रहा था, मैं एसबीआई को देख रहा था, मैं इंडसइंड को देख रहा था, ठीक है, तो सेक्टोरियल स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रहा था। और एक चीज है, अगर आप प्योरली डेरिवेटिव को एक्सक्लूड करना चाह रहे हो तो आपको डिलीवरी रेशियो पे जाना पड़ेगा, वो थोड़ा और इन डेप्थ में जाके बात करना पड़ेगा उसके लिए। बट डेफिनेटली डिलीवरी रेशियो कैसा है, उसमें नेगेटिव वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हो, पिछले 5 दिनों के डिलीवरी रेशियो कितने अच्छे हैं, वो सब मिक्स्ड एनालिसिस करके आप उसको लेके जा सकते हो। बट डेफिनेटली रिट्रेसमेंट मैटर्स, ठीक है, अगर आप फिबोनाची कनेक्ट कीजिए और फिबोनाची पे 38.2 पे अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, वहां पे कोई डोजी पैटर्न बन रहा है। मैं एक छोटा सा, आई एम अ वेरी अवीड टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत पसंद है। रिट्रेसमेंट के बॉटम पे कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। सेकंड पॉइंट, लोग 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज ले सकते हैं। पिछली बार जब बजाज फाइनेंस रिट्रेस हुआ था तब उसका सपोर्ट 50 डीएमए पे आया था, तो आप 50 डीएमए पे सपोर्ट लेके जा सकते हो। मैं एक और स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा, पॉलीकैब। पॉलीकैब की रिजल्ट्स कुछ अच्छा है, स्टॉक के करेक्शन के बाद आप देखिए मेरे ख्याल से क्लोज टू 50 डीएमए पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। उम्मीद है कि कल के लेवल होल्ड आउट करेंगे तो हम अगेन एक फ्रेश रैली पॉलीकैब में देख सकते हैं आने वाले दिनों में। राइट सर। सर एक चीज और है कि अगर कोई ब्रेकआउट, जैसे जनरली ब्रेकआउट फेल भी बहुत होते हैं, तो कई बार हमारी मिसरीडिंग हो जाती है, हमने वॉल्यूम शायद डाउन साइड में वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे और हमने उसको मिसरीड कर लिया, या हम इग्नोरेंट मोड में थे तो हमने गलत ट्रेड ले लिया जो ब्रेकआउट हमको दिख रहा था प्राइस चार्ट पे, बट चीजें उसके साथ कन्फ्लुएंस में नहीं थी और हमने ट्रेड एंटर कर लिया। तो इसके बाद ट्रेड कैसे मैनेज करना है और कैसे उसको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता सकें। इसमें 3 अप्रोच है, ठीक है, लेकिन इस अप्रोच को एडेप्ट करने के लिए आपको अपने कैपिटल साइज पे देखना है। जैसे मैंने डिस्क्लेमर रखा कि अगर आपका कैपिटल 1-1.5 लाख का है तो डेफिनेटली आपको अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, उसी केस के अंदर आप स्ट्रेटेजी रिपेयर कर सकते हो। आपके पास एक कॉल लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है, ठीक है, तो आप काम कर सकते हो कि आप एक इन द मनी पुट लेके जाइए, आपको मार्जिन में कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा, सेम मार्जिन में आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, बट दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। आपको लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन है या फिर एक फेल ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो सकता है। अगर आपके पास मार्जिन है तो आप 1:2 स्प्रेड कर सकते हो, जो हमने 1:1 सजेस्ट किया कि आप एक कॉल लेके एक कॉल बेचिए, तो आप चाहो तो कर सकते हो कि आपने जो कॉल एक बेची है उसको डबल कर सकते हो, अगर आपका उसमें कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा अप्रोच है, आप बहुत प्यार से उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लीजिए और उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाए इमोशनली एंड अनइमोशनली। सर अगर मैं मतलब इन शॉर्ट क्लियरली पूछूं कि इफ अ ट्रेड हैज गॉन बैड, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसकी फायर फाइटिंग की जाए, या बेटर है कि अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करते हुए उस ट्रेड को काटो, नेक्स्ट ट्रेड पे आप स्विच ऑन कर दो? देखिए सर, डोंट फाइट विद मार्केट, दिस इज ऑल आई बिलीव। 2-4 चीजें कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्रेकआउट उस टाइम पे नहीं होता, उस महीने नहीं होता, नेक्स्ट महीने होता है। तो मेरा यही सजेशन है, एक टाइम के लिए आप लॉस ले लीजिए, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए, और जब सेम स्ट्रक्चर, सेम सूटेबल कंडीशन डेवलप हो रही है, आपको हर बार वो मौका देके जाएगा, ठीक है। अगर आप एसबीआई का क्लासिकल एग्जांपल ले लीजिए, तो पिछले क्वार्टर में 470 गया, 470 से सीधा 400 तक आ गया, और आप देखिए एसबीआई, ठीक है, उसने दोबारा मौका दिया। मेरा कमेंट था कि एसबीआई जाएगा ऊपर 430 के ऊपर, और देखिए जब 500-510 के लेवल तक पहुंच चुका है। तो डोंट फाइट विथ मार्केट, एक बार के लिए जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दीपक नाइट्रेट
जिस दिन 3,000 टच किया था तब आई वॉज बुलिश, मैंने बुलिश ट्रेड लिया, एक बार प्रॉफिट बुक किया, रिट्रेसमेंट पे फिर एंट्री किया, बट उस दिन वो मेरा स्टॉप लॉस ले गया। आई डिडंट चेज फॉर बुल ट्रेड, मैंने उस दिन कोई ट्रेड नहीं किया, बट नेक्स्ट डे आई हैव ट्रेडेड एंड सम प्रॉफिट स्क्रीनशॉट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल। ठीक है, तो आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास कितनी एक्सपर्टीज है, आपका स्किल सेट क्या है। अगर आप बहुत कुछ चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे तो एक बार के लिए एग्जिट कर जाइए, और दूसरी बार जब मार्केट कंडीशन सूटेबल है, फेवरेबल है, एंड इफ यू आइडेंटिफाई सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, तब आप उसको फिर से ट्रेड कीजिए, या फिर मार्केट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, उस पर फोकस कीजिए। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। सर सीधी बात है कि अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है, 40,000 निकल गया, तो आप कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग हैं कि उसको वापस ले आते हैं, बट इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसेस, दैट इज ऑल आई कैन कमेंट। सर एक क्वेश्चन आता है जिसको पर्टिकुलरली मैंने बहुत साल फेस किया और अब तो मैं सरेंडर कर चुका हूँ उसके जवाब के लिए। तो मैं एक बार आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका भी बहुत वाइड एक्सपीरियंस, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट में। एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट मैं भी ये बोलता हूँ कि आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम इज द किंग। आपको हमेशा एनालिसिस, एंट्री, सारी चीजें इस पे देखनी चाहिए। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि सर एनालिसिस तो हम डेली पे कर लेंगे, एंट्री के लिए मैं 3 मिनट चार्ट या 1 मिनट चार्ट या 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ। तो व्हाट इज द लोएस्ट टाइम फ्रेम एंट्री के लिए जो आप देखते हैं, या कितना सही है इसको देखना? आज तक मैंने कभी 15 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज माय, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूंगा कि आप एडीएक्स इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड टूल। नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी लोअर बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन गो हायर। आप आवरली और 15 मिनट पे एडीएक्स ब्रेकआउट को 25 लाइन माइक के ऊपर कीजिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सिंपल है, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, मेरे घर से कुछ नहीं है, मैं एक पोस्ट कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए, देखिए 2 4 6 10 12 एग्जांपल देखिए और उसमें से क्या रिजल्ट निकल के आता है। बट आई ऑलवेज बिलीव 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर मी, और मैंने कभी भी मेरे टाइम फ्रेम के साथ मैनिपुलेशन नहीं किया। आप कितना ट्राई करेंगे, डेली चार्ट में बोल रहा हूँ कि डेली पे स्ट्रक्चर हो रहा है तो ये डेली पे हो रहा है, तब उसमें सारे टाइम फ्रेम का प्राइसिंग हो चुका है। अवरली पे अगर आप कर रहे हो तो वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी आई वुड लाइक टू शेयर कि आप RSI 21 को फॉलो कीजिए, उस पे ओवरबॉट इंडिकेटर को लीजिए 55, ओवरसोल्ड को लीजिए 45। जितना आवरली में आपको नीचे टाइम फ्रेम पे मिल रहा है और आपका डेली RSI जितना हेल्दी है, अबोव 50, अबोव 55, आप वो पैरामीटर को सेट करके देख लीजिए कि आपका डेली RSI कंफर्टेबल है, नॉर्मल है, वो नेगेटिव नहीं है। आप आवरली पे जब जितना ज्यादा कूल ऑफ हो रहा है आप ले लीजिए। सी टेक्निकल सेटअप ऐसा है ना सर कि इट्स वेरी लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, उसमें कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज हर एक का अपना रेफरेंस है। आई हैव सीन ट्रेडर्स आज वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम इट्स गुड फॉर देम, उनको सूट कर रहा है। आपने कितना प्रैक्टिस किया है, आपने कितना फॉलो किया है, वो मैटर कर रहा है। ये मैटर नहीं करेगा कि आप किसने क्या किया, आप अपनी साइकोलॉजी को कितना बेस्ट हैंडल कर पाओगे किस टाइम फ्रेम पे, उसी को रखिए, उसी को फॉलो करिए लंबे समय। राइट। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुना हुआ है, उनके चीजें अटेंड की है, उनके वेबिनार्स देखे हुए हैं। जितने भी मेरे को बेस्ट स्पीकर्स लगे हैं, एक कॉमन उनकी एक थीम है कि कभी भी एक बड़ी सी पीपीटी बना के नहीं आते हैं वो, कि बड़ी पीपीटी बना के आए और उसको पढ़ दिए और बस 1-1.5 घंटा समय निकल गया। वो हमेशा एक चीज फोकस करते हैं कि केस स्टडीज को डिस्कस करना पसंद करते हैं, जैसा आपने कोटक बैंक को किया। और मैं भी कुछ इसी तरह के सेशंस जनरली फॉलो करना पसंद करता हूँ, जहां आप थियरी पे कम बात करें और एग्जैक्टली जो हुआ है मार्केट में उसको आप भले एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने उस समय ये चीज देखी थी। क्योंकि एक कॉमन सवाल आपसे भी लगभग सभी लोगों ने पूछा होगा, जिससे भी आपने इंटरेक्ट किया होगा, और मेरे से भी सब लोग एक ही चीज पूछते हैं कि सर आप चार्ट में क्या देखते हैं। तो आज एग्जैक्टली उस चीज का हमको जवाब मिला है कि चार्ट में क्या देखा जाता है ट्रेड लेने से पहले। तो इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत समय से हम प्लान कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहुत जल्दी एक लाइव एक्सपायरी ट्रेडिंग देखना चाहेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे वो हमारा पेंडिंग कमिटमेंट है, मे बी दिवाली बाद हम डेफिनेटली करेंगे एक सेशन सर इसके लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है और डालना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हर बार मतलब आदमी को ये बोल देते हैं कि सनी भाई बहुत बिजी है, इस समय नहीं कर पा रहे हैं वीकडे में।
बट अब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ चुकी है, रिक्वेस्ट आ चुकी है कि अब टालना उसको मुश्किल हो रहा है। डेफिनेटली दिवाली के बाद हम कभी भी कर लेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम कितना बेहतर कर सकते हैं अपने लिए और औरों के लिए। मैं एक छोटा सा एक मेरा मैसेज है, सबसे बड़ा टीचर आपके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, उसको डिस्कवर कीजिए। नहीं, आप किसी की हेल्प लीजिए, किसी को फॉलो कीजिए, बट जो भी कोई भगवान है, टीचर है, कोई भी अच्छा मार्गदर्शक है, वो आप ही हो। तो बेटर है कि आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, ठीक है। मैंने बहुत लोगों से सीखा है, लेकिन जो सबसे बेहतर मैं सीखा हूँ, मैं मुझसे ही सीखा, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी स्टॉक मार्केट का कोई भी लॉजिक, कोई भी गॉड मैकेनिज्म लोग आपको नहीं सिखा पाएंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है कि आपको एक 3 4 5 साल का समय देना पड़ेगा, ठीक है, और वो समय देने के लिए आप अगर तैयार हो तो ही आइए, नहीं तो इट कैन बी वेरी रिस्की और डेंजरस। बट आपका कमिटमेंट मैटर करता है। मैंने कभी भी अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ा है, ठीक है, एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन दैट। थैंक यू सो मच आप लोगों का समय देने के लिए वीकेंड पे। बहुत जल्दी कुछ नई चीज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सनी भाई के कहने पे कि द बेस्ट टीचर इज इन यू। और अगर आपको अपने टीचर को निखारना है जो आपके अंदर बैठा है, तो अपने ट्रेड्स का एक लॉग बनाइए, एक एक्सेल पे पूरा लॉग बनाइए अपने पिछले 50 ट्रेड्स का, और अपने लॉग को स्टडी कीजिए कि आपके ट्रेड लेने के बाद कितनी जल्दी ट्रेड वर्कआउट करता है, कौन सा ट्रेड वर्कआउट नहीं किया तो वो कितने समय बाद आपका स्टॉप लॉस हिट किया, या कितने परसेंटेज जाने के बाद एक स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। सो इन जनरल मैं जब अपने लॉग्स को वर्कआउट करता हूँ तो मैंने एक चीज देखी है, पहले मैं 8% के स्टॉप लॉस के साथ डिलीवरी बेस्ड कॉल्स देता था। तो मैंने ये एक चीज नोटिस की है कि कोई भी कॉल मेरा अगर मेरे बाई देने के बाद 3 से 3.5%, 4% से नीचे चला गया तो वो डेफिनेटली 8% का स्टॉप लॉस हिट करता था। धीरे धीरे मैंने अपने स्टॉप लॉसेस कम करके, क्योंकि मेरा बैरियर है 3% से ज्यादा अगर फेलियर रेट हो जाता है तो 90% ऑफ द ट्रेड्स 8% के स्टॉप लॉसेस भी हिट करते हैं। तो इस तरह से मैंने जाना कि मेरा स्टॉप लॉस इज नॉट 8%, माई स्टॉप लॉस इज 3%। तो अब मैं अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करके 3% पे लाता हूँ कि 3% के बाद मेरा स्टॉप लॉस अगर उससे नीचे जाता है तो मेरा ट्रेड खराब हो जाएगा, तो मैं 3% के स्टॉप लॉसेस पे ट्रेड करता हूँ। सो माई बिगेस्ट टीचर वॉज माई एक्सेल, माई ट्रेड लॉग। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने ट्रेड्स को एक लॉग बनाइए और हर 50 ट्रेड्स के बाद अपने लॉग को स्टडी कीजिए। उसके अंदर आपको इतने इंसाइट्स मिलेंगे कि आपकी कहाँ गलतियां थी, आप कहाँ उसको बेहतर कर सकते हैं। ये चीज आपको आपका ट्रेड लॉग सिखाएगा। इससे बेहतरीन टीचर आपको पूरे स्टॉक मार्केट में कोई नहीं मिल सकता। विद दिस आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो ऑल मच फॉर सर। ज्वाइनिंग। थैंक यू।